बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी सरनम लर्निंग हब में। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसमें हम महाद्वीप व महासागर की नितल की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। इसमें महत्वपूर्ण तीन थ्योरियां हैं जिनको हम आज समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ये हमारा कंप्लीट ज्योग्राफी बैच आपको कंप्लीट ज्योग्राफी की तैयारी आपके लिए कराएंगे, जो कि CUET PG के लिए आप महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप ज्योग्राफी से कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले हमने स्टार्ट की है, उसके बाद आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी भी कंप्लीट होगी, इंडियन ज्योग्राफी भी, और भी ज्योग्राफी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके लिए हम लेके आएंगे। ठीक है, आप अगर कोई अन्य कंपटीशन एग्जाम को देना चाहते तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो महाद्वीप एवं महासागर के नितल की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरियां दी गई हैं, उन्हीं से हम समझ पाते हैं कि महासागर के नितल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो इसमें आपकी तीन थ्योरियां महत्वपूर्ण हैं, वैसे तो चार हैं। एक थ्योरी है एक थ्योरी आपकी केल्विन महोदय ने दी है। केल्विन महोदय ने, इन्होंने साधारण कहा है कि पहले पृथ्वी गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई तो सिकुड़न आया, और सिकुड़न से जो खाली जगह, जो गड्ढे बने, वहां पर वर्षा से जल भर गया और महासागरों की उत्पत्ति हो गई, और जो ऊंचे उठे हुए भाग थे वो महाद्वीप बन गए। केल्विन की एक सीधी सी परिकल्पना सबसे पहले प्रयास माना जाता है कि केल्विन महोदय ने किया, लेकिन उनका प्रयास ज़्यादा सार्थक नहीं होता है, जानना ज़्यादा प्रमाणित है कि वो चीज़ें उन्होंने स्पष्ट बताएं। उसके बाद फिर महोदय आते हैं एक लोथियन ग्रीन महोदय। कौन आते हैं? ग्रीन महोदय। ग्रीन महोदय कहते हैं, ग्रीन महोदय बताते हैं कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, जो पृथ्वी का स्वरूप है, वो गोलाकार ना होकर एक चतुष्फलक परिकल्पना में। चतुष्फलक परिकल्पना क्या होती है? चतुष्फलक आकृति इस प्रकार की होती है जिसमें चार फलक, जिसमें चार फलक। आप सोच रहे होंगे कि हम त्रिभुज बना रहे हैं, नहीं। ये फलक जिसमें चार फलक, फलक का मतलब सरफेस कह सकते हैं आप। एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, एक ये हो गया, और एक इसके पीछे, ये 3D संरचना है। तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल ना होकर एक चपटी आकृति की है। उसी पर जो उठे हुए भाग, जैसे कि ये भाग देख सकते हैं आप, उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ भाग है, ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है। उठे हुए भाग को उन्होंने क्या बताया? महाद्वीप को बताया, और जो धसे हुए भाग है वहां पर महासागर बने। तो मग्रीन की एक थ्योरी अपने आप में ठीक मानी जाती है, जो आगे आने वाले विद्वानों के लिए, भूगोलवेत्ताओं के लिए एक आधार का काम करती है। इस पर और भी लोग कार्य करते हैं, जिससे वो चीज़ें सफल हो जाती हैं। इसके बाद आती है वेगनर महोदय। कौन आते हैं? वेगनर महोदय। वेगनर महोदय भी बताते हैं, अपने मत देते हैं कि इन्होंने चतुष्फलक, इसके सबके बारे में चर्चा नहीं की। उन्होंने सीधा कहा कि सबसे पहले महाद्वीप इस पृथ्वी पर, इस ऊपर जो सियाल वाला है वो सीमा पर तैर रहा है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया, और सीमा पर जो सियाल तैर रहा है उस पर भूखंड है, और नीचे उसी भूखंड पर जल भी भरा हुआ है। तो जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो उसके बाद फिर जब इनकी भी थ्योरी सार्थक नहीं मानी जाती, इसमें भी कुछ ऐसे प्रमाण जो सिद्ध नहीं हो पाते एक्चुअल में, तो वो इनकी भी थ्योरी ज़्यादा मान नहीं रहती। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे नंबर पर इन्हीं की सबसे मान थ्योरी मानी जाती। और अंत में आती आधुनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक। इसको हम विस्तार से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हम इन तीन थ्योरियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से इन थ्योरियों को समझ लेंगे। उसके बाद जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है।
तो सबसे पहले केल्विन महोदय ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने केवल कहा है कि सबसे पहले पृथ्वी जो थी वो आपकी तप्त अवस्था में थी। फिर इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे संकुचन हुआ, संकुचन से थोड़े थोड़े उभार आ गए पृथ्वी पर, कहीं थोड़ा गड्ढा हो गया, कहीं पर उठा हुआ भाग हो गया, इस प्रकार की चीजें इन्होंने बताई। तो इससे क्या हो गया, फिर जब पृथ्वी ठंडी हुई धीरे धीरे तो ऊष्मा निकलेगी, वाष्प रूप में बदल के वो संघनित हो गई जाके वायुमंडल में, और घनघोर वर्षा हुई, बहुत ज्यादा वर्षा हुई उन्होंने कहा। और वर्षा होने से जो जल हुआ, ये सब जो धीरे धीरे ठंडी हो रही, तो ठंडी होने से कोई गैस तो निकलेगी ना। आप देखिए जब आप कोई एकदम तप्त चीज धीरे धीरे ठंडा होगी तो उसमें क्या ऊष्मा निकलती है, कोई वाष्प निकलता है, तो वही वाष्प रूप में वो ऊपर जाकर क्या हो गया, संघनित हो गया। संघनित होकर उसने घनघोर वर्षा की वायुमंडल में। पहले से कुछ चीजें विद्यमान थी, गैसें विद्यमान थी, ये भी इन्होंने बताया। तो ये संघनित होकर वर्षा की, घनघोर वर्षा हो गई। और घनघोर वर्षा से क्या हुआ, पृथ्वी पर जो गड्ढे हो गए थे सिकुड़न से, जो गड्ढे सिकुड़न से हो गए थे, वो गड्ढों में क्या हो गया, उसमें जल भर गया, और जल भर गया तो वो महासागर कहलाए, और उठे हुए भाग क्या कहलाए, महाद्वीप कहलाए। ठीक है, इस प्रकार की संरचना इन्होंने बताई है, किसने, केल्विन महोदय। तो इनकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस आधार स्पष्ट करती है कि हाँ कुछ इस प्रकार का रहा होगा। बस एक बात इनकी सही है कि संकुचन हुआ पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी में संकुचन हुआ जिससे उभार आया, गड्ढे बने, वो बात आगे भी आपकी सिद्ध होगी। लेकिन अचानक ऐसे वाष्प का बदल जाना, संघनित हो जाना, और वर्षा हो जाना, और इतनी वर्षा हो जाना कि इतने बड़े महासागरों का निर्माण हो जाना, वो एक कल्पनापूर्ण रखता है। तो इसी प्रकार से इनकी जो परिकल्पना है वो ज़्यादा मान नहीं है। बस इनका एक बात महत्वपूर्ण है इसमें कि सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने किया, सर्वप्रथम प्रयास माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शनल में कि सर्वप्रथम प्रयास महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित किसने किया, तो वो केल्विन महोदय थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे तैयार करेंगे। इसके बाद अब हमारी आती है चतुष्फलक परिकल्पना, जो हमारी लोथियन ग्रीन ने दी। चतुष्फलक परिकल्पना में क्या रहेगा हम बता चुके हैं, और इसको समझ लेंगे। इसमें इन्होंने यही, इसमें भी इन्होंने केल्विन महोदय को आधार बनाया, केल्विन महोदय की परिकल्पना को आधार बनाकर अपनी परिकल्पना, कुछ इन्होंने बदलाव किए, कुछ उनके जो गलतियां थी उनको सुधारा। उस प्रकार से इन्होंने अपनी एक अलग परिकल्पना दे दी जिसका नाम चतुष्फलक परिकल्पना कहलाया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चतुष्फलक परिकल्पना किसने दी, तो किसने दी है, लोथियन ग्रीन ने। ये आप याद रखेंगे, लोथियन ग्रीन का नाम, लोथियन ग्रीन ने ये परिकल्पना प्रस्तुत की है। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंटों को स्पष्ट किया है, जैसे कि पृथ्वी पर 1/4 भाग में वायु महाद्वीप और 3/4 भाग में महासागर बताए। ये इन्होंने अपने अनुसार क्या बताया, अपने अनुसार बताए हैं कि बीच में ये जो चीजें हैं ये है आपके हैं महाद्वीप, और बाकी का जो भाग है वो आपका महासागर से घिरा हुआ है। ये चीजें इन्होंने बताई। ठीक है, तो ये बात अभी सही है इनकी। और दूसरा बताया, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी पर महाद्वीपों का आकार त्रिभुजाकार है, जिनका उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग सकरा है। कैसे है, अब ये बात देखो, इन्होंने ये तो बता दिया कि देखो, इन्होंने बताया कि महाद्वीपों का आकार त्रिभुजाकार है। आप देख सकते हैं, ये भी देखिए, ये त्रिभुजाकार की आकृति है आपकी। ठीक है कुछ कुछ, ये भी आपकी त्रिभुजाकार की आकृति कुछ कुछ है। इसमें भी आप देखेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज इस प्रकार का बनता है जिसका उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग सकरा है। इसी प्रकार का ये भी कुछ कुछ त्रिभुज बनता है। तो इन्होंने ये स्पष्ट इसमें अपनी थ्योरी में किया कि जितने भी महाद्वीप हैं उनका आकार किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार आकृति के हैं, जिसमें उत्तरी भाग चौड़ा बताया है और नीचे वाला सकरा बताया। तो इसी प्रकार की आकृति वो स्पष्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो
अगला पॉइंट देखते हैं। फिर इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर महाद्वीप तथा महासागर प्रतिध्रुवस्थ स्थिति एंटीपोडल में पाए जाते हैं। प्रतिध्रुवस्थ स्थिति क्या होती है? हम्म, प्रतिध्रुवस्थ स्थिति बताइए। प्रतिध्रुवस्थ स्थिति क्या होती है? एंटीपोडल सिचुएशन होता है कि एक दूसरे के विपरीत, मतलब विपरीत का मतलब जैसे कि हम खड़े हैं, हमारे आगे कोई, मतलब उसके पीछे हम और हमारे आगे वो। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है वो। आप खड़े हैं, आपके आगे कोई वस्तु है, और वस्तु या कोई व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के पीछे आप हैं, फिर आगे उसी प्रकार की घटना है। जैसे कि ये महाद्वीप है। ठीक है, ये महाद्वीप है। ठीक है, ये महाद्वीप है, और इसके आगे इधर सागर, फिर सागर, और फिर नीचे महाद्वीप आ जाए। इस प्रकार की एंटीपोडल सिचुएशन में इन्होंने बताया कि पहले महासागर, फिर महाद्वीप, फिर महासागर, फिर महाद्वीप। तो ये एंटीपोडल सिचुएशन में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं उसको भी देखो। क्या है एंटीपोडल सिचुएशन में? देखिए भाई, ये महाद्वीप, फिर महासागर बीच में, फिर महाद्वीप, फिर महासागर, महाद्वीप, महासागर, फिर ऊपर जाएंगे तो फिर महासागर के बाद महाद्वीप, फिर ये महाद्वीप, फिर महासागर। तो इस प्रकार की इन्होंने चीजें बताई कि एंटीपोडल सिचुएशन में ये रहेंगे। ठीक है, तो इन मतों को अपनी परिकल्पना में इन्होंने रखा, और दो चीजें और बताई, एक तापी नियम और ज्यामिति नियम। दो नियमों पर इन्होंने अपनी चर्चा की है। दो नियम कौन से हैं? एक तापी नियम है और एक आपका ज्यामिति नियम है। अब ये दो नियम क्या बताते हैं? तापी नियम कहता है कि वही चीज है जो केल्विन महोदय ने बताई, कि धीरे धीरे वो ठंडा हुई, सिकुड़न आया, और उससे चीजें वर्षा हुई और जब पानी भर गया। उसी प्रकार का तापी नियम क्या होता है? ताप का नियम होता है कि जब कोई भी चीज गर्म हो बहुत ज्यादा, ठीक है, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं घर पे। कोई चीज को आप गर्म करना, ठीक है, और उसको अचानक बहुत जल्दी ठंडा कर दो, तो उसमें बहुत कम संकुचन होता है, बहुत कम होता है। जितना जल्दी ठंडा कर देंगे उतना कम संकुचन होगा। और कोई चीज आप धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो उसमें सिकुड़न आएगा। क्यों? जब कोई चीज गर्म करते हैं तो थोड़ा फैलती है, और जब थोड़ी ठंडी होती तो सिकुड़ती है। या आप कई चट्टानों में देखते, चट्टानों में भी होता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो वो फैलती हैं, और ठंडा होती हैं तो सिकुड़ती हैं। लोहे का भी यही गुण होता है, जब आप उसको गर्म करेंगे तो फैलेगा, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा। तो इसी गुण से, क्योंकि पृथ्वी क्या है? चट्टान की बनी हुई, ऊपर चट्टानी भाग है। तो पृथ्वी जब गर्म थी, धीरे धीरे ठंडा हुई है, भीतर का भाग धीरे धीरे ठंडा हुआ, ऊपर का भाग जल्दी ठंडा हो गया, क्योंकि वो बाहरी वातावरण में था। ठीक है, तो ताप का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु को यदि जल्दी ठंडा किया जाए तो उसमें न्यूनतम संकुचन होता है, और इसके विपरीत यदि किसी वस्तु को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसमें सर्वाधिक संकुचन होता है। तो इसी नियम के आधार पर इन्होंने पृथ्वी को रखा, कि पृथ्वी पहले गर्म थी, ऊपरी भाग उसका जो भूपर्पटी है वो धीरे धीरे ठंडा हुई, सॉरी जल्दी ठंडा हो गई, तो उस पर संकुचन कम पाया गया। और नीचे जो था, नीचे वाला भाग, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, वहां पर संकुचन ज्यादा हो गया। ये आगे थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि कैसे संकुचन क्या हुआ। और ज्यामिति नियम क्या बताता है? ज्यामिति नियम बताता है कि जो स्फीयर होता है, गोला, वो क्षेत्रफल कम घेरता है लेकिन आयतन ज्यादा घेरता है ना। जैसे कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, तो ये क्षेत्रफल, ये जो सरफेस है, यहाँ पर बहुत कम एरिया घेर रहा है, लेकिन इसका आयतन, अंदर का भाग, वो ज्यादा है ना। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि नियम है कि स्फीयर क्षेत्रफल कम घेरेगा, आयतन ज्यादा, लेकिन
जबकि चतुष्फलक परिकल्पना टेट्राहेड्रल जो होता है वो न्यूनतम आयतन में अधिकतम क्षेत्रफल घेरता है। मतलब कोई चतुष्फलक कोई परिकल्पना है तो वो आपकी क्या करेगी, वो क्षेत्रफल ज्यादा घेरेगी। अगर ये सरफेस उसका यहाँ पर है तो वो क्या कर रहा है, जगह ज्यादा घेर रहा है, लेकिन आयतन उसके अंदर कम है। ठीक है, इस प्रकार की घटना घटित होगी। तो अब इनकी मेन थ्योरी को समझते हैं, इनने कहा क्या है मेन थ्योरी में। मेन थ्योरी इनकी है, ग्रीन ने अपने निष्कर्षों द्वारा यह माना कि पृथ्वी पहले गर्म और गैसीय अवस्था में थी। पहले गर्म थी और गैसीय अवस्था में थी, मतलब कण कैसे थे, थोड़ा गैस रूप में थे, वो ठोस रूप में नहीं थे। यह धीरे धीरे शीतल तथा ठोस हुई है। पहले गैस धूल कणों से तो निर्मित हुई ही है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ी है तो पिछली क्लास में, आप अगर नए हैं तो आप वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में, आप तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे इससे पहले के, वहाँ से देखते हुए आइए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इससे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आप समझिएगा। तो धीरे धीरे शीतल हुई, धूल कण से बनी हुई थी, फिर ठोस हुई और धीरे धीरे शीतल हुई, जिससे सबसे पहले प्रभाव पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पड़ा। मतलब ऊपर की जो सतह थी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपरी भाग है वो जल्दी ठंडा होगा, जो भीतर है वो देर में ठंडा होगा पड़ा, जिससे वह शीतल हो गई और ठोस रूप ग्रहण कर लिया। ठीक है, ठोस रूप में बदल गई। लेकिन क्रस्ट जो था, क्रस्ट का आंतरिक भाग धीरे धीरे ठंडा हुआ, भीतर का भाग धीरे धीरे ठंडा हुआ, जिससे उसमें अधिक संकुचन हो गया और ऊपरी परपटी में कम संकुचन हुआ। और संकुचन जब होगा, जब संकुचन होगा, जब सिकुड़न आएगी तो उसके बीच में गैप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैप, मतलब उसमें खाली स्थान बनेगा। खाली स्थान का मतलब आयतन ऊपर वाली परत से घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊपरी परत तथा निचली परत के बीच अंतर आ जाने के कारण पृथ्वी के चतुष्फलक रूप कारण ऊपरी परत में आते समय गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण निचली परत पर ध्वस्त हो गई। मतलब जब ये पृथ्वी थी, ये पृथ्वी थी, ठीक है, ऊपर वाला भाग जल्दी ठंडा हो गया तो ज्यादा संकुचन नहीं हुआ, लेकिन भीतर का जो भाग था वहां धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वहां पर संकुचन ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, तो ये वाला जो परत था इसका आयतन ज्यादा हो गया, सॉरी भार, तो वो नीचे वाली परत पर ध्वस्त हो गई। ये वाली परत इस पर ध्वस्त हो गई, ध्वस्त हो गई तो क्या हो जाएगा, तो ये इस पर पूरा गिर गया, तो फिर उबड़ खाबड़ चीजें बनेंगी कि नहीं बनेंगी, पृथ्वी पर बन जाएंगी। तो वही घटना हुई। ठीक है, चतुष्फलक रूपी पृथ्वी के चपटे चार भागों में चार महासागरों का निर्माण हुआ। जो चपटे वाले चार अभी हम बताएंगे आगे। और जैसे उत्तरी सतह पर आर्कटिक सागर हुआ, शेष तीन सतहों पर प्रशांत महासागर का अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर विस्तार हुआ। त्रिभुजों के किनारों पर महाद्वीप स्थित हैं और शीर्षों पर दृढ़ भूखंड, जिनको शील्ड कहते हैं। अब इसकी पूरी थ्योरी समझ लो, ये मेन थ्योरी इतना आप लिख देंगे तो आप बना पाएंगे, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं, इन्होंने मेन कहा क्या है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो पृथ्वी थी वो कैसी थी, तप्त थी, गैसीय अवस्था में थी। ठीक है, तप्त थी और गैसीय अवस्था में थी। तो ये पृथ्वी कैसी थी, तप्त थी। तो सबसे पहले ये फॉर्मेशन कह सकते हैं हम कि ये गैसीय अवस्था में थी और तप्त थी, सबसे पहली सिचुएशन बनेगी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड सिचुएशन बनेगी कि ये अब ठंडा होगी धीरे धीरे। ठीक है, क्या होगी, ठंडा होगी, धीरे धीरे ठंडा होगी तो ऊपरी ये ऊपर पट्टी बन गई, थोड़ी ठोस हो गई। और ये भीतर का भाग अभी भी कैसा है, गैसीय अवस्था में या थोड़ा वैसा भाग है, लेकिन ऊपर वाला जल्दी ठोस में परिवर्तित होगा और ठंडा होगा। ठीक है, तो ये घटना घटित होगी। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आ जाएगी कि अब ये वाला भी भाग होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन होगा। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। ये वाला भाग ऊपर वाला ठोस हो गया, लेकिन इसमें संकुचन आ गया।
ठीक है। संचन आने से अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, गैप आ जाएंगे। इस प्रकार की चीजें हो जाएंगी। ये भीतर गैप आ गया, ठीक है, ये गैप आ गया। जब गैप आ गया तो ये ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पर ध्वस्त हो जाएगी, ये वाली परत इस पर ध्वस्त हो गई, तो ऊबड़ खाबड़ चीजें बन जाएंगी। फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आएगा, फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, फाइनल रिजल्ट देखते हैं। चतुष्फलक परिकल्पना में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही ध्वस्त हो गई परत तो वो चीज इस आकृति में बदल जाएगी। किस आकृति में, इस आकृति में। अब ये चतुष्फलक परिकल्पना है, 3D इमेज है, ठीक है। इसकी 4 सतह हो जाएंगी। एक सतह ये वाला हो जाएगा, एक सतह ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक इसके जस्ट पीछे, पीछे वाला भी देख लेते हैं। पीछे इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। वहां पर ऐसे उठा हुआ भाग नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज पीछे वाला भाग हम दिखा रहे हैं आपको, ये पीछे वाला रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या उन्होंने बताया कि जो ऊपर उठे हुए भाग है, जैसे कि ये भाग हो गया, ये वाले हो गए, ये वाले भाग हो गए, ठीक है, ये वाले भाग हो गए, कुछ ये वाले भाग हो गए, तो ये वाले भागों पे वे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर चीजें क्या रहेंगी, यहाँ पर महाद्वीप बन गए क्योंकि उठे हुए भाग है। और जो ये चपटे हुए वाले भाग हैं, ये भीतर का ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये सब महासागर बन जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या बन जाएंगे, महासागर बन जाएंगे। अब समझते हैं कि इन्होंने कहाँ पर क्या चीजें बताई। अब इस ये ऊपर वाला होता है हमेशा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब इन्होंने बताया कि ऊपर सब, ऊपर ये वाला भाग, ये चपटा वाला बनेगा सिस्टम, देख लो, ठीक है। ये चपटा वाला बन गया, ये महासागर रहेगा, ठीक है। जितने रेड में बना रहे हैं ये आपके महासागर रहेंगे, ठीक। और बाकी उठे हुए भाग इसके आसपास ऊपर जो भी पीरे तक रहेगा वो आपका रहेगा महाद्वीप। चित्र अगर आप अच्छे से फाइनल भी बना देंगे और बाकी नहीं बनाएंगे तो भी आपके नंबर काफ़ी गेन कर सकते हैं आप, अगर वैसा क्वेश्चन आता है आपका लिखित में, ठीक है। ये वाले भाग जो रहेंगे ये महाद्वीप रहेंगे, जो ऊपर हम देख रहे हैं वो आपके महाद्वीप रहेंगे, ठीक है। और ये अंदर वाले भाग आपके रहेंगे महासागर, ठीक है। तो ये घटनाएं घटित होगी। अब ये हो गया आर्कटिक महासागर। कौन सा हो गया, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। नीचे वाला ये हो गया आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ये चूंकि इधर थोड़ा है, ठीक है, ये हिंद महासागर हो गया। ये आपका अटलांटिक महासागर हो गया। ये कौन सा हो गया, अटलांटिक, अटलांटिक। कितने महासागर हैं, 4। अटलांटिक महासागर होगा। और ये इसके पीछे वाला ये पूरा भाग, ये सबसे बड़ा महासागर बनेगा जिसका नाम प्रशांत महासागर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज रही। अब जो महाद्वीप रहे वो कहाँ पर रहेंगे, महाद्वीप ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग, ये महाद्वीप रहेंगे, ठीक है। ये पूरा आपका, तो इसका नाम रहेगा आपका
यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप रहेगा, ये वाला भाग इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या रहेगा, एशिया। इधर पे है एशिया। इधर पे आप देखें तो नॉर्थ और साउथ में आप, सॉरी, नॉर्थ और वेस्ट में चले जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इधर आ जाएंगे, ये वाला, इधर की ओर रहेगा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। और इधर की ओर रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया, छोटा सा। तो इस प्रकार से आप चीजें समझ सकते हैं। और जी, ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, ये दृढ़ भूखंड होते हैं। क्या होते हैं, दृढ़ भूखंड, बहुत ठोस पदार्थ रहते हैं, बहुत उठे हुए वहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने ये बताया कि इस प्रकार की संरचना पृथ्वी की है। कुछ हद तक सही भी है कि हाँ, त्रिभुज में दिखता है, महाद्वीप त्रिभुज के आकार के दिखते भी हैं। और एंटीपोडल सिचुएशन में भी दिखते हैं कि पहले महाद्वीप फिर महासागर, फिर महाद्वीप फिर महासागर, जैसे कि ये महासागर हो गया, फिर महाद्वीप, फिर महासागर, फिर महाद्वीप, इस प्रकार की भी सिचुएशन दिखती है। तो कई हद तक इनकी ये परिकल्पना सही भी मानी मानी जाती है, लेकिन उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से इनकी मान नहीं। इसके बाद वेगनर महोदय ने इस पर काम किया और उनने अपनी अलग थ्योरी दी, वेगनर्स थ्योरी, जिसका नाम पड़ा, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है, जिसको कहते हैं महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। प्रवाह सिद्धांत, प्रवाह का मतलब जो महाद्वीप है वो तैर रहे हैं, प्रवाह प्रवाहित है, गति कर रहे हैं, ठीक है। तो गति का मतलब गति से संबंधित है। यहाँ से इन्होंने ये बात सर्वप्रथम बताई कि महाद्वीप क्या करते हैं, गति करते हैं, आज भी गति कर रहे हैं, खिसकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से इन्होंने आधार रखा कि ये गति भी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया कि इस पर थोड़ा समझ लो। इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो पेंजिया था, सॉरी, सबसे पहले क्या थे, अलग अलग थे सभी महाद्वीप, फिर ये जुड़कर एक साथ आ गए, कब, परमियन काल में। परमियन काल हम काल बता चुके हैं सारे आपको, भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने सब बताया है, आप पढ़ लेंगे वहां पे चीजें। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये जुड़कर पेंजिया बन गया जियो परमियन काल में, पेंजिया, और पूरा एक बड़ा महासागर बन गया। मतलब अगर हम इस पूरे भूखंडों को जोड़ दें, इन सभी भूखंडों को क्या करते हैं हम, जोड़ दें एक साथ पूरा बड़ा, तो ये पूरा बड़ा एक महाद्वीप बन गया, और बाकी सब क्या बन जाएगा, पूरा महासागर बन गया। तो पूरा एक सागर, कोई किसी का नाम अलग नहीं, पूरा एक बड़ा महासागर और पूरा एक भूखंड महाद्वीप बन गया। तो ये बात इन्होंने कही, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये दो भागों में टूट गया, एक बना अंगारा लैंड, दूसरा बना गोंडवाना लैंड, फिर ये टूट गए, फिर ये टूट कर क्या बन गए, एक तो इधर का उत्तरी अमेरिका, ठीक है, फिर इसमें एशिया बन गया, ठीक है, और नीचे वाला भी टूट गया, जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, ये सब बन गए। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई, और आज की स्थिति भी इन्होंने बताई कि क्या है। तो ये घटनाएं आपकी इन्होंने बताई कि ये गति करते हैं, तैरते तैरते पहले मिल गए, फिर टूट गए, विखंडन हुआ, ठीक है, ये चीजें घटित होती हैं। चलिए, इनकी मेन थ्योरी समझते हैं। अगर लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे आप, ये कहते हैं कि वेगनर का मानना था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। सियाल सीमा पता है आपको, हम बता चुके हैं, ये स्वेस महोदय ने बताया था कि सबसे ऊपरी परत सियाल कहलाती है, उसके नीचे सीमा, और सबसे नीचे क्या कहलाती है, निफे, ठीक है। ये चीजें अगर नहीं पता है तो आप जानकारी रखिए। तो सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है, अतः पैलियोजोइक युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़ गए और महाद्वीप जिसका नाम पेंजिया और महासागर जिसका नाम पेंथालासा बता। मतलब पैलियोजोइक युग में सारे आकर जुड़ गए, जुड़कर एक बड़ा महाद्वीप बना दिया जिसका नाम पेंजिया, पेंजिया शब्द याद रखेंगे, और बड़ा महासागर बना जिसका नाम पेंथालासा पड़ा। ये दोनों नाम तैयार करेंगे, एक पेंजिया और एक पेंथालसा, नाम जरूर तैयार रखेंगे, पूछ सकता है।
और जिनके बीच में टेथिस महासागर की उत्पत्ति हुई, टेथिस नाम की भूसन्नति उत्पन्न हुई, तो इसका भी नाम महत्वपूर्ण याद रखेंगे। ठीक है, ये नाम पेंजिया, पेंथालसा और टेथिस सागर। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में कार्बोनिफेरस और पर्मियन कालों में क्या हो गया, ये दो भागों में टूट गया, अंगारा और गोंडवाना लैंड में। कालांतर में अंगारा खंड पूर्वी पश्चिम भाग में बट गया और पूर्वी भाग आधुनिक यूरेशिया, यूरेशिया वाला यूरोप और एशिया वाला भाग, यूरोप और एशिया वाला भाग बन गया तथा पश्चिमी भाग उत्तरी अमेरिका बन गया। उसी समय गोंडवाना खंड भी टूट गया, दक्षिण अमेरिका बन गया, अफ्रीका, सऊदी अरब, प्रायद्वीपीय भारत बना, ऑस्ट्रेलिया बना। तो ये किसके गोंडवाना लैंड के हिस्से। तो अगर पूछते, क्योंकि भारत आज देखें आप, भारत की स्थिति कहाँ पर है, एशिया में है, तो आप अगर आप पूरी इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप अनुमान लगाएं कि वो अंगारा लैंड का भाग था, लेकिन ये गोंडवाना लैंड का भाग था, तैरते तैरते वहां तक पहुंच गया। ठीक है, ये बात याद रखें। वेगनर ने अपनी थ्योरी में दो बलों को भी बताया, एक भूमध्य रेखा बल उत्प्लावन बल और दूसरा चंद्रमा तथा पृथ्वी का ज्वारीय बल। क्यों बताया इन दोनों, क्योंकि ये जो इन्होंने ये भी बताया कि जो महाद्वीप है तैर रहे वो क्यों तैर रहे, इसका रीजन भी बताया। रीजन इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप है, जो महाद्वीप है वो आपके तैर क्यों रहे हैं। तैरने का सबसे बड़ा उन्होंने रीजन बताया कि एक भूमध्य रेखा की ओर उत्प्लावन बल लगता है। क्या लगता है, भूमध्य रेखा की ओर उत्प्लावन बल काम करता है। वो क्या करता है, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जिसके कारण वो महाद्वीप उधर की ओर तैर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें बहुत समझने के लिए हैं कि क्या क्या चीजें रही होंगी। चलिए, देखो, जब इन्होंने दो बल बताए, एक बताया, आप इक्वेटर जानते हैं कहाँ पर है, इक्वेटर कौन कौन जानता है कहाँ से गुजरता है, लगभग यहाँ से गुजरता है। ठीक है, इक्वेटर पता होना चाहिए, भूमध्य रेखा। तो इन्होंने बताया कि ये गति करते हैं, एक तो भूमध्य रेखा की ओर गति करेंगे, दूसरा ज्वारी गति करेंगे, चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। उन्होंने दो बल बताए कि एक तो भूमध्य रेखा की ओर उत्प्लावन बल लगेगा, जिससे जो महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा की ओर गति करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर और दूसरा बताया कि जो पृथ्वी घूम रही है वो गुरुत्वाकर्षण किसका, चंद्रमा का, वो क्या करता है, वो जैसे इस प्रकार पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो वो इस प्रकार घूम रही, तो वो गुरुत्वाकर्षण में उसके विपरीत कार्य करता है, जिस घर्षण के कारण ये महाद्वीप तैरते हैं। ये बात उन्होंने बताई। तो दोनों बातों से स्पष्ट क्या होता है कि भूमध्य रेखा को पहले समझते हैं। भूमध्य रेखा को जब ये गति करते हैं तो जो भारतीय प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी ये वाली, तो इंडियन प्लेट इधर क्यों गई, क्या ये इंडियन प्लेट आपकी भूमध्य रेखा की ओर गति करी है या फिर घर्षण के कारण। तो इन्होंने बताया कि जो प्लेट, इंडियन प्लेट है, वो भूमध्य रेखा की ओर गति करती है। कैसे करती है, ये समझो, बात महत्वपूर्ण है। इन्होंने तीन आपकी इक्वेटर बताए। कौन कौन बताई है, तीन इक्वेटर। कितनी बताई है, तीन। पहली इन्होंने बताई कि पहली जो इक्वेटर थी वो इस प्रकार से थी, पहले वाली इक्वेटर। फिर एक थी इस प्रकार से थी, और तीसरी इन्होंने बताई इस प्रकार से इक्वेटर थी।
इक्वेटर मतलब समझ रहे हैं कि पहले भूमध्य रेखा यहाँ से इस प्रकार से थी, इस प्रकार से भूमध्य रेखाएं थी, अब ये है वर्तमान की स्थिति। पहले ये भूमध्य रेखा थी, ये आपकी जो है टर्सरी टर्सरी युग की थी, या आपकी कार्बोनिफेरस युग की थी। मतलब ये वाली जो है वो कार्बोनिफेरस युग में आपकी इक्वेटर हुआ करती थी, ये आपकी जो है ये टर्सरी युग में हुआ करती थी। ठीक है, और ये बीच वाली जो है आपकी, ये आपकी सिल्यूरियन सिल्यूरियन में हुआ करती। तो ये भूमध्य रेखा पहले कहाँ से गुजरती थी, यहाँ से। तो ये वाली जो इंडियन प्लेट है, ये वाली, ये यहाँ से भूमध्य रेखा की ओर, टर्सरी युग भूमध्य रेखा की ओर गति करी थी, इसलिए ये यहाँ तक पहुंची। यहाँ भूमध्य रेखा थी पहले। ठीक है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले यहाँ पर भूमध्य रेखा थी और ये इंडियन प्लेट हमारे यहाँ से यहाँ तक गति भूमध्य रेखा की ओर की थी। अब इनकी ये बात भी गलत होती है दूसरी की, घर्षण के कारण प्लेटें इधर उधर हो जाती है। तो इतना अगर घर्षण लगेगा तो फिर पृथ्वी की गति ही रुक जाएगी। जब महाद्वीप गति करने लगेंगे तो पृथ्वी की गति शून्य पड़ जाएगी, इतना जब घर्षण होगा। तो ये बात इनकी गलत साबित होती है कि ये बात बल आपका कार्य नहीं करता। आप थ्योरी है अपने मन से बता दिया जो भी था, ठीक है, तो लेकिन कई हद तक ये कारगर शामिल हो है। लेकिन ये भूमध्य रेखा वाला इन्होंने बताया स्पष्ट कि पहले भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती थी, तो इसलिए इंडियन प्लेट यहाँ पे आई। तो जितनी भी प्लेटों की गति उन्होंने भूमध्य रेखा को ओर बताई है, तो उस हिसाब से उन्होंने इक्वेटर भी अलग किया है। कार्बोनिफेरस में अलग इक्वेटर है ये वाला, ठीक है, और सिल्यूरियन में ये था और टर्सरी में ये वाला था। तो इन्होंने इस वाले के अनुसार इंडियन प्लेट का बताया है कि ये प्लेट इधर की ओर इसलिए गति की क्योंकि तब वहां पर भूमध्य रेखा थी। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें रही। इसीलिए आप देखें कि जब हमने बताया था कि सारी पृथ्वी पर क्या आ गया था, क्या आ गया था सारी पृथ्वी पर, एक प्रकार से हिमयुग था। पूरा हिमयुग नहीं था, लेकिन था, तब हो सकता है कि भूमध्य रेखा अलग हो। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो वेगनर की थ्योरी समझ में आ गई। इसका एक प्रकार से मैप और समझ लो कि किस प्रकार की चीजें रही होंगी। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले क्या हो गया, ये जुड़ गए। ठीक है, पहले गोले बना लेते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये पूरा आपका जुड़कर पेंजिया बना। क्या बन गया, पेंजिया। इसको तैयार रखेंगे और ये पूरा क्या बना, पेंथालसा। पेंथालासा, ये पूरा महासागर बना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने बताया कि ये आपस दो भागों में टूट गया। एक ये अंगारा लैंड बना और ये आपका गोंडवाना लैंड बना। तो इनके भी नाम अंगारा और गोंडवाना। जब ये दोनों टूट जाएंगे, जब ऐसे थी ऐसे हो गई, तो बीच में गैप आ गया, गैप आ गया तो जल था ही आसपास, तो वो जल आके भर गया वहां पर। भर गया तो यहाँ पर एक छिछले महासागर की सागर की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम टेथिस महासागर रखा। क्या रखा, टेथिस महासागर। टेथिस सी सागर कह सकते हैं। इसके बाद फिर ये टूट गए, ऊपर वाला भी दो भागों में टूट गया, नीचे वाला भी दो भागों में टूट गया। ठीक है, नीचे वाला भी टूट गया, इस प्रकार की स्थिति बन गई। और फिर आधुनिक स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो गई, क्या हो गई, यूरेशिया बना। ठीक है,
तो ये आधुनिक स्थिति आ जाती है। फिर क्या होता है, ये यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, ये पूरा एशिया वाला भाग आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंडियन प्लेट भी चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति ये प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, ठीक है। ये घटना पेंजिया कब टूटा, तो पेंजिया टूटा है कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग में, ठीक है। तो ये आप अगर बना देंगे तो इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है, तो वो मार्क्स दे देता है अच्छे, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी क्या रही, वेगनर थ्योरी में रहेगी। कोई ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी थ्योरी आएगी प्लेट टेक्टोन, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप जरूर उसको ज्वाइन करें, और उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से जो महाद्वीप हैं गति कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं इनके बारे में समझेंगे, और ज्वालामुखी और भूकंप कैसे आते हैं और क्यों आते हैं ये भी आप उसमें समझेंगे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहेगी अगली वाली, ठीक है। इसमें हमने 2 थ्योरियां समझ ली, इसके आगे की थ्योरी हम अगली क्लास में बहुत विस्तार से समझेंगे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है और वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी, वो उसी से ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे कुछ संबंधित क्वेश्चनों को देख लो कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत अभी हमने लिखाया था, किसका है, अल्फ्रेड वेगनर का। इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। प्रयास किया कीजिए, इससे आपको पता चलता है कि हमने कितना कुछ पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है कि पेंजिया किस प्रकार की संरचना थी, पेंजिया किस प्रकार थी, महासागर था, पर्वत श्रृंखला था, या फिर एक प्राचीन महाद्वीप था, या एक टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक के बारे में अभी हमने चर्चा ही नहीं की है, तो ये कैंसिल हो गया। एक प्राचीन महाद्वीप था, एक महासागर तो था ही नहीं पेंजिया, पर्वत श्रृंखला भी नहीं थी, तो क्या था, एक प्राचीन महाद्वीप था, महाद्वीप था, महामहाद्वीप था। यहाँ पे हम महामहाद्वीप भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए सी करेक्ट। समुद्री प्रसरण सिद्धांत के अनुसार नया क्रस्ट कहाँ बनता है, प्रसरण सिद्धांत आपका ये प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है, इसका क्वेश्चन आपको नहीं आएगा लेकिन बता देते हैं। प्रसरण सिद्धांत के अनुसार नया क्रस्ट कहाँ बनता है, नया क्रस्ट क्या होगा, कब बनेगा, जब 2 प्लेटें इस प्रकार से अलग होगी, जब 2 चीजें क्या होगी, इस प्रकार से अलग होगी, तो नीचे वाला भाग ऊपर आ जाएगा, तो वहां पर रचना हो जाती है। तो महाद्वीप प्लेट, महाद्वीपी किनारों पर, सबडक्शन जोन में, मध्य महासागरीय कटक पर, समुद्री गड्ढों में, तो मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं वहां पर इनका निर्माण होता है। चौथा है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की परपटी बनी होती है। प्लेट टेक्टोनिक अभी हमने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आप अगली क्लास में पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन क्वेश्चनों का आंसर दे पाए। समझ लेते हैं, आंसर जान लो। पृथ्वी की परपटी बनी होती है ठोस चट्टान, ये तो पता ही होगा, पृथ्वी की परपटी किससे बनी है, ठोस चट्टानों से, गतिशील टेक्टोनिक प्लेटों से, स्थिर महाद्वीपों से, लावा की सतह से। तो गतिशील प्लेटों से भू की परपटी बनी हुई है, गति करती, मिट्टी चट्टाने सब बहती चली जाती हैं, बह रही, गति आज भी कर रही हैं। नीचे दिए गए कौन सा प्रमाण महाद्वीप विस्थापन का समर्थन करता है, महासागरों की गहराई, चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति, महाद्वीपों के किनारों की समानता, बादलों की गति। महासागरों गहराई को बताएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को देखते रहिए, करते रहिए, बहुत ज़्यादा कोई कठिन चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आपकी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, बैचेज रहेंगे, ठीक है। आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं सेंटर पर, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं या पर्सनल कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री हरि।